नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की शान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। देखिए, ये तिरंगा ना सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के कड़े संघर्ष, उनके महान बलिदानों और आज़ादी के उन अटूट सपनों की एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी गौरवशाली कहानी जिसे हर हिंदुस्तानी को जानना और सच कहूं तो दिल से महसूस करना चाहिए। अब आप में से कई लोगों ने शायद कभी गहराई से सोचा होगा कि हमारा ये तिरंगा वास्तव में बना कैसे। आज हम जिस तिरंगे को पूरे गर्व के साथ खुले आसमान में लहराते हुए देखते हैं ना, वो रातों रात ऐसे ही नहीं बन गया था। इसके पीछे दशकों का बहुत लंबा संघर्ष है। समय के साथ साथ इसके रंग बदले, इसके डिजाइन में बदलाव आए, इसके चिन्हों में कई बड़े बदलाव हुए, लेकिन एक चीज जो इतिहास के किसी भी पन्ने पर कभी नहीं बदली, वो थी हर हिंदुस्तानी के सीने में धड़कने वाली आजादी की वो अदम्य चाह। तो चलिए आज हम इसी सफर पर निकलते हैं। हम 1906 के पहले झंडे से अपनी शुरुआत करेंगे, फिर 1907 में इसे मिली पहली अंतर्राष्ट्रीय पहचान को देखेंगे, 1921 में झंडे में चरखे के जुड़ने की वो अद्भुत कहानी जानेंगे, 1931 के पूर्ण स्वराज वाले तिरंगे पर बात करेंगे और अंत में 1947 के उस ऐतिहासिक पल तक पहुंचेंगे जब हमें अपना अंतिम और वर्तमान तिरंगा मिला। शुरुआत करते हैं 1906 से, जब पहला भारतीय झंडा सामने आया। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में जब पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो उसने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में मानो एक नई जान फूंक दी थी। अब जरा इसके डिजाइन को समझिए। इसमें 3 रंग थे। सबसे ऊपर हरी पट्टी थी जिसमें 8 सफेद कमल बने थे। ये कमल उस समय के ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। बीच की पीली पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। जरा उस समय की कल्पना कीजिए दोस्तों, उस दौर में अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने तक पर पाबंदी लगा रखी थी। ऐसे में झंडे पर इसे लिखकर सरेआम लहराना ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी और खुली चुनौती थी। और हाँ, सबसे नीचे लाल पट्टी पर सूरज और चांद बने थे जो हमेशा के लिए हमारी शक्ति और शांति के प्रतीक थे। अब आते हैं 1907 पर, मैडम भीकाजी कामा और उस ऐतिहासिक झंडे पर। ये वो साल था जब हमारे संघर्ष को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया। उन्होंने एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस ध्वज को लहराते हुए बेहद साहसिक शब्द कहे थे, भारत आज गुलाम है, लेकिन भारतीयों की आत्मा कभी गुलाम नहीं हो सकती। क्या बात है! इन शब्दों ने और इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। इतिहास में यह पहली बार था जब अंग्रेजों के उस झूठे दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधी चुनौती मिली थी कि भारत के लोग ब्रिटिश राज में खुश हैं। वक्त थोड़ा और आगे बढ़ा और हम आ गए 1917 के होम रूल फ्लैग पर। अब देखिए, ये झंडा ना बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिखता था। इसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने प्रस्तुत किया था। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थीं और सबसे दिलचस्प बात, ऊपर बाईं तरफ ब्रिटेन का यूनियन जैक था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उस समय मांग पूर्ण आज़ादी की नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन यानी डोमिनियन स्टेटस की थी। साथ ही इसमें हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाते हुए सप्तऋषि तारामंडल के 7 सितारे भी शामिल थे। ये झंडा इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि भारतीय अब सिर्फ दया की भीख नहीं मांग रहे थे, बल्कि अपने हक के लिए बाकायदा संगठित संघर्ष कर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं 1921 की, गांधी जी और चरखे के आइडिया की। ये वो समय था जिसने भारतीय ध्वज को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। विजयवाड़ा में पिंगली वेंकैया जी ने कई सालों के रिसर्च के बाद महात्मा गांधी जी को एक झंडे का स्वरूप दिखाया। उनका जो मूल विचार था ना, वो 2 रंगों का था, लाल हिंदुओं के लिए और हरा मुसलमानों के लिए। लेकिन गांधी जी की सोच यहाँ बहुत व्यापक थी। उन्होंने कहा कि भाई, भारत में और भी कई समुदाय बसते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें सफ़ेद रंग जोड़ने का सुझाव दिया, जो बाकी सभी धर्मों और संपूर्ण शांति का प्रतीक बना। और सबसे अहम बात, उन्होंने इसके ठीक बीच में एक चरखा रखा। ये चरखा अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार था। ये स्वदेशी का वो प्रतीक था जो चीख चीख कर कहता था कि हम ब्रिटिश मिलों का विदेशी कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनेंगे, हम अपना सूत खुद कातेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके बाद आया एक बहुत बड़ा मोड़ 1931 में, पूर्ण स्वराज तिरंगा। अब तक ना झंडे के रंगों के अर्थ को लेकर समाज में काफी बहस हो रही थी। रंग किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं होने चाहिए। इसी महान सोच के साथ 1931 में इन रंगों को नए और सार्वभौमिक अर्थ दिए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आधिकारिक तौर पर अपना लिया। सबसे ऊपर केसरिया रंग, जो अब असीम साहस और सर्वोच्च त्याग का प्रतीक बन गया। बीच में सफेद रंग, जो शांति और सत्य के पवित्र मार्ग को दर्शाता था। और नीचे हरा रंग, जो हमारी धरती की समृद्धि और विकास का प्रतीक बना।
और हाँ, इन तीनों पट्टियों के बीच में गहरे नीले रंग का चरखा हमारी निरंतर प्रगति का सूचक था। आपको समझना होगा कि उस मुश्किल दौर में यह तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों की धड़कन था यार। उस समय तिरंगा ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद था, तिरंगा ही हमारी हिम्मत था। जब लोग अंग्रेजों की बर्बर लाठियां खाते थे ना, तो वे लहूलुहान होकर गिर जाते थे, लेकिन अपने हाथ के तिरंगे को कभी जमीन पर नहीं गिरने देते थे। जरा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को याद कीजिए। 73 साल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा को अंग्रेजों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, लेकिन मरते दम तक उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया और वंदे मातरम गाती रहीं। तिरंगे की इस गरिमा के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे अनगिनत बलिदान दिए हैं। और फिर उन अनगिनत कुर्बानियों के बाद वो साल आया 1947, आज़ादी और हमारा अंतिम तिरंगा। 22 जुलाई 1947 ये वो दिन था जब संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उसके अंतिम और आधिकारिक रूप में अपनाया। यहीं पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव हुआ। सफेद पट्टी के बीच से चरखे को हटाकर उसकी जगह नीले रंग के अशोक चक्र को स्थापित किया गया। देखिए, चरखा एक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा था, लेकिन अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहा था। सारनाथ के महान अशोक स्तंभ से लिया गया ये चक्र धर्म, न्याय और प्रगति के शाश्वत मूल्यों को स्थापित करता है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि इस अशोक चक्र में ठीक 24 तीलियां ही क्यों हैं? मतलब ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये संख्या जीवन के 24 महान गुणों का गहरा संदेश देती है, जैसे असीम साहस, अटूट धैर्य, अगाध शांति, निस्वार्थ त्याग और निष्पक्ष न्याय। इसके अलावा ये दिन के 24 घंटों को भी दर्शाती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि समय कभी रुकता नहीं है। ठहराव तो मृत्यु के समान है और निरंतर गति ही जीवन है। भारत को भी अब बिना रुके, बिना थके लगातार विकास के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। जरा उस सुनहरी सुबह की कल्पना कीजिए, 15 अगस्त 1947 की वो भोर जिसका इंतजार इस देश ने पीढ़ियों तक किया था। दिल्ली का लाल किला, सामने लाखों लोगों की भारी भीड़ और सबकी आंखों में आंसू थे। पर जानते हैं, ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि सदियों की लंबी गुलामी के बाद मिली आज़ादी की खुशी के थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्वतंत्र भारत के खुले आसमान में इस तिरंगे को फहराया, तो पूरा देश भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन लाल किले से सिर्फ एक झंडा नहीं लहराया था, बल्कि एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ था। अब आते हैं आज के समय पर, हमारे तिरंगे का सम्मान, जो हमारे गर्व का सर्वोच्च प्रतीक है। आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन यह तिरंगा हमारे रोजमर्रा के जीवन में आज भी वही ऊर्जा भरता है। ये उन महान आत्माओं की आखिरी उम्मीद है जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। आज जब बर्फीली चोटियों पर माइनस टेम्परेचर में हमारा कोई बहादुर सैनिक सीमा पर तिरंगा खामे खड़ा होता है ना, तो पूरा देश चैन की नींद सोता है। जब कोई भारतीय एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है और राष्ट्रगान की धुन के साथ हमारा तिरंगा ऊपर जाता है, या जब चंद्रयान चांद की सतह पर पहुंचकर भारत की अमिट छाप छोड़ता है, तो सच मानिए हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बेहद अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज जब हमारा तिरंगा आज़ाद आसमान में पूरी शान और गौरव से लहरा रहा है, तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप उन लोगों की महान विरासत का सम्मान कैसे करेंगे जिन्होंने इसके 3 रंगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जय हिंद,